हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि एसएसटी से होगा और इतिहास के पहले चैप्टर से होगा। ठीक है बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ भले ही कंप्यूटराइज्ड मिलेगा आपको, लेकिन मैं समझाऊंगा अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों, किस तरीके से लिखना है ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक, तो राष्ट्रवाद क्या है, आप एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक आप लिख दोगे तो ये प्रश्न का उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। तो राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। मतलब आज का जो राजनीतिक चेतना जगह है ना लोगों में, उसी का नतीजा है राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ था। जब 19वीं सदी चल रही थी तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो था वो एक शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। राष्ट्रवाद क्या करता है बच्चों, तो अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। तो अगर आप केवल ये बोल देते हो बच्चों कि यह किसी यहाँ तक है ना करता है, यहाँ तक कि यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है, तो राष्ट्रवाद का उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। राष्ट्रवाद ने बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पहले क्या था बच्चे कि एक देश था जो शक्तिशाली था, वो अपने आस पड़ोस के बाकी देशों पर भी कब्जा करके रखता था। तो इस चीज़ को हटाया उसने, राष्ट्रवाद ने हटा दिया है ना। बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर क्या किया, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब कि रास्ता खोल दिया। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने विजित राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। मतलब कि नेपोलियन ने अपने द्वारा जीते गए जितने भी देश थे, जितने भी राज्य थे, उन सभी में राष्ट्रवादी भावना का क्या कर दिया, विकास कर दिया। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राष्ट्रों में, मतलब कि जिस पर फ्रांसीसी कब्जा था, उन देशों में नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। जिस तरीके से मतलब कि फ्रांसीसी शासन व्यवस्था फ्रांस में चलता था, नेपोलियन संहिता फ्रांस में चलता था, और जो अर्थव्यवस्था फ्रांस में लागू की गई थी, सेम वैसा ही नेपोलियन के द्वारा जीते गए जो बाकी देश थे वहां भी लागू की गई थी बच्चों। नेपोलियन के इन कार्यों से ही इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम हो गया। मतलब इटली और जर्मनी जो एक हो पाया, उसका रास्ता कहीं ना कहीं नेपोलियन ने ही निकाला था बच्चों। वहां राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई एवं आक्रोश बढ़ा। मतलब जब धीरे धीरे फ्रांस जो है वो जीतने लगा अपने आस पड़ोस के देशों को, तो बाकी के जो देश थे ना, उनमें आप अपने मतलब ये होने लगा अंदर ही अंदर कि भाई फ्रांस इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो वहाँ के लोग जो है ना वो एक होने लगे फ्रांस से लड़ने के लिए। और जब लोग एक हों और अपने देश के बारे में सोचने लगे तो इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे तो कुछ नेपोलियन के कामों ने राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया और कुछ नेपोलियन के डर ने किया। तो नेपोलियन ने दो तरीके से राष्ट्रवाद का क्या किया बच्चों, प्रसार किया यूरोप में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। ठीक ना, ये वियना में जब ऊपर लिखा हुआ है तो ये वियना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना का उद्देश्य अपनाया गया। मतलब कि फ्रांसीसी जो ये आया था बच्चे, मतलब फ्रांसीसी क्रांति ने जो भी उपलब्धियां पाई थी, नेपोलियन ने जितने भी कार्य किए थे, उन सबको बदलने का, और जो पुराना व्यवस्था चलता था नेपोलियन से पहले वाला, उसको फिर से पुनर्स्थापना मतलब होता है फिर से लागू करने का उद्देश्य अपनाया गया था। यूरोप के मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था बच्चों, ये हुआ था। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। तो यूरोप के इतिहास में 1815 से लेकर के 1848 की जो समय काल है, अवधि है, वो मेटरनिक युग के नाम से जानी जाती है।
नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना कांग्रेस और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। मतलब कि नेपोलियन जब हारा तो वियना कांग्रेस और उसके बाद की जितनी भी व्यवस्था पूरे यूरोप में चली वो कहीं ना कहीं मेटरनिक से प्रभावित था। मेटरनिक ही वो सभी के लगाम को अपने हाथों में रखा हुआ था, तो उसी को मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था फ्रांस की क्रांति के देन जो हैं, देनों है, दोनों नहीं देनों, मतलब कि फ्रांस की क्रांति के जो देन थे ना, मतलब कि फ्रांस की क्रांति का देन क्या था? राष्ट्रवाद था। प्रजातंत्रात्मक एवं राष्ट्रवादी भावना को कुचलना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसे हम जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उनके कारणों का उल्लेख करें। तो कारण ये है बच्चों कि चार्ल्स दसम जो है वो एक था, है ना। चार्ल्स दसम स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था, मतलब कि वो खुद से शासन करता था, किसी से पूछता नहीं था। वह संवैधानिक राजा के रूप में काम नहीं करना चाहता था। उसने पॉलिग्नेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और इन दोनों ने लुई 18वां के द्वारा जितने भी किए गए कार्य थे उनको बदलने का पूरा प्रयास किया। जब लोगों ने इनके विरुद्ध में आवाज़ें उठाई तो ये मारने को उतारू हो गए और चार कानून बना दिए और उन कानून के द्वारा लोगों पर ये कर दिया, अंकुश लगा दिया। इससे गृह युद्ध आरंभ हो गया। जुलाई में पेरिस की जनता ने विद्रोह कर पेरिस पर अधिकार कर लिया और चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। ये आप लिखोगे। बीच के कुछ लाइंस जो हैं वो मैंने अपने तरीके से बोले हैं, तो आपको उसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर इसमें लिखा हुआ है वो उतना टू द पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि नहीं है, तो अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का सबसे धूर विरोधी जो था वो ऑस्ट्रिया था। वो नहीं चाहता था कि ये एक हो। हम इटली के संदर्भ में बात करेंगे तो वेनेसिया और लोम्बार्डी ये दो जगह थे, इटली के थे, इन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध के बाद, जो कि 1866 में हुआ, ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका इटली पर से जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। वहीं बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक शक्तिहीन संघ राज्य था, मतलब ऑस्ट्रिया के कब्जे में था जर्मनी। और शक्तिहीन संघ राज्य क्या होता है ये मैंने आप लोगों को समझाया है। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें या तो फिर काबूल का संक्षिप्त परिचय दें। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। आइए शुरू करते हैं। तो काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री बना और 1852 में यानी 2 साल के बाद उसी का प्रधानमंत्री बन गया। उसने सैनिक एवं आर्थिक सुधार के द्वारा सार्डिनिया की स्थिति बहुत अच्छी कर दी। सार्डिनिया जो था उसकी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ा दिया इसने, और पैसे भी मतलब अच्छा खासा कमा करके दे दिए, अपने तरीके लगाए। एक इंसान जो है एक दुकान से पैसे नहीं कमा रहा है, कोई दूसरा इंसान आता है और आकर के उसी दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो मतलब कमाने वाला इंसान होना चाहिए, वो कहीं भी कमा लेगा। तो वही था बच्चों। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। पेरिस में एक शांति सम्मेलन हो रहा था जिसमें उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठा दिया और उसने इटली का ये जो समस्या था उसको पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है बच्चों कि किसने इटली के समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। तो किसने बना दिया? तो ये कॉन्ट काबूर ने बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था बच्चों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैरिबाल्डी कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा, ठीक ना। इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, या तो फिर गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण का दूसरा चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था और उसने सशस्त्र युवकों की एक टोली बनाई थी, एक टुकड़ी बनाई थी जो लाल कुर्ती कहलाते थे। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया और वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। सिसिली एक जगह है बच्चों इटली का, वहां पर दूसरे का कब्जा था। गैरिबाल्डी गया और जाकर के बिल्कुल तलवार के दम पर इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वह तो पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने मना कर दिया कि अभी ऐसा करना सही नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चे कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था?
तो बच्चों विलियम प्रथम प्रसा के नेतृत्व में शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का राजा था। बिस्मार्क का भी मानना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह की नीति से ही संभव है, यानी बिना खून बहाए जर्मनी का एकीकरण भाषणबाजी से तो नहीं होगा, ऐसा बिस्मार्क का भी मानना था। दोनों का सोच एक जैसा था। ठीक, तो विलियम प्रथम के पास ताकत था, बिस्मार्क के पास हौसला, हिम्मत और अकल था। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हो गया आज़ाद, है ना बच्चे। तो वही है, हाँ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी इस नीति को विलियम प्रथम से समर्थन और सहयोग मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। बिस्मार्क के पास चाहे लाख बुद्धि रहे, अकल रहे, हौसला रहे, अकेले कुछ नहीं कर पाता जब तक विलियम प्रथम अपना पूरा का पूरा जो सेना है या तो कहें कि खजाना है उसको इस्तेमाल करने का अधिकार न दे देता। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है आपके सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न है कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें या तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी उसका उल्लेख करें। तो बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब कि दिमाग से काम लेने वाला। फ्रैंकफर्ट की संसद में उसने भाग लिया था। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा था। 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। चांसलर के रूप में सर्वप्रथम उसने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति बढ़िया की। वह रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। अतः उसने डेनमार्क को 1864 में, ऑस्ट्रिया को 1866 में और फ्रांस को 1870 में ठीक पराजित किया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो ये था बिस्मार्क का कार्य। तो अगर लघु तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्कर होते हैं, आपको इतना ही लिखना है। और प्रथम चैप्टर से, पहले चैप्टर से इतने ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहे थे जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाए। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना अगर आपको इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो। और पहली बार हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। थैंक यू।